Welcome to the Probes Podumentary. Our Podumentary is a series of audio documentaries on topics and stories that matter to people and are part of a public interest journalism in India. You're listening to me, Prema Sridevi. Here is a new episode of our Podumentary titled The Reality of Mob Lynchings and Legal Battles in India. In recent years, India has witnessed numerous crimes related to mob lynching. Lynching is an extrajudicial killing carried out by a group of people. Often, these cases go unpunished due to the collective nature of the crime. Some instances of mob lynching have been so severe that last December, the Union Home Minister Amit Shah announced that under the new criminal laws, the government has included provision for the death penalty for those committing mob lynching. However, on the ground, we still hear about delayed and denied justice in such matters. One such case is that of Pehlu Khan. In 2017, Pehlu Khan was brutally lynched by a mob of about 200 cow vigilantes on the Jaipur-Delhi National Highway. Yogendra Khatana, the additional public prosecutor in the Pehlu Khan case, explains how Pehlu Khan was killed. ये 1 अप्रैल 2017 को जो ये मृतक पहलू खां था, निवासी जयसिंहपुरा पुलिस थाना नूह मेवात हरियाणा का रहने वाला था, जो कि कैलाश अस्पताल बहरोड में भर्ती कराया गया था इसको। वहां इसने पर्चा बयान दिए थे 1/4/17 को, और पर्चा बयान में इसने ये कहा था कि मैं जयपुर हटवाड़ा से, मैं और मेरा बेटा आरिफ और इरशाद, हम दोनों जयपुर हटवाड़ा से गाय लेकर आ रहे थे। तो बहरोड पुलिया के पास हमें लगभग 100-150 लोगों ने रोक लिया, और रोकने के बाद में हमारे साथ मारपीट की गई, और मारपीट करने के बाद में पुलिस को किसी ने इत्तला दे दी। पुलिस मौके पर आ गई थी, और पुलिस ने आने के बाद इनको हॉस्पिटलाइज करा दिया था, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, कैलाश हॉस्पिटल, वहां इनको भर्ती करवा दिया था। तो 1/4/2017 को तो ये डिजीज एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में। तो इसके सारे पैरामीटर्स वगैरह उस समय सामान्य थे, नॉर्मल थे, और इसका एक तारीख को इसका पर्चा बयान रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद में 3 तारीख को 3 या 4 तारीख को ये फौत हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। Irshad, Pehlu Khan's son, was with him during the incident. Despite having all the relevant papers to prove that they were transporting the cows for dairy farming, including receipts of sale and purchase, it seems the mob was unwilling to listen to their pleas. They tore up the documents and brutally attacked Pehlu Khan right in front of his son's eyes. Yogendra Khatana states that despite the brutality of the incident, all the accused were acquitted by the court on the basis of benefit of doubt. मुकामी पुलिस ने लगभग 7 लोगों के खिलाफ इसमें चार्जशीट पेश की थी। प्रकरण न्यायालय में इसको चार्जशीट पेश कर दी। न्यायालय के बाद में इसकी ट्रायल शुरू हुई, पर क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडीजे 1 अलवर को मॉब लिंचिंग के केसेस के लिए स्पेशल पावर दी गई थी, एडीजे नंबर 1 अलवर को। तो ये पत्रावली एडीजे बहरोड के वहां से ट्रांसफर होके ये हमारे पास आ गई थी एडीजे 1 अलवर में। तो मैं उस समय पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में मैं इस केस को डील कर रहा था। तो मैंने इस केस में लगभग 44 मैंने इसमें गवाह करवाए थे, और 118 दस्तावेज मैंने न्यायालय में प्रदर्शित करवाए थे। केस को साबित करने के लिए उपरोक्त लोगों के खिलाफ चार्ज फ्रेम वगैरह हो गए थे सारे सब। पुलिस ने जो हमको प्रोवाइड कराई थी, उनको बखूबी हमने न्यायालय में साबित करने के प्रयास किए थे। जो फोटोग्राफ्स वगैरह जो पुलिस ने भीड़ के उस समय जो खींचे थे, वो सारे फोटोग्राफ्स वगैरह सबको एग्जिबिट करवाया न्यायालय में। हर संभव जो अच्छी से अच्छी जो हम एविडेंस ला सकते थे वो लाने का हमने प्रयास किया था। न्यायालय का फैसला लगभग 14/8/2019 को ऑनरेबल कोर्ट ने, श्रीमती सरिता स्वामी जी थी, उन्होंने इसका फैसला सुनाते हुए संदेह का लाभ देते हुए उपरोक्त सभी 7 मुलजिमान को बरी किया था इस प्रकरण में, और बरी करने के बाद में बेनिफिट ऑफ डाउट का लाभ देते हुए इन्होंने बरी किया था। तो न्यायालय ने अपने उस जजमेंट में कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भी कुछ खामियां मानी थी।
Mob lynching in India is often viewed through a religious lens, but the harsh reality is that people from almost all religions fall victim to these ruthless mobs. What the mob seeks is what they consider instant justice. Last year, a 24-year-old man named Anil Kumar was beaten to death in Ghaziabad in Uttar Pradesh. Anil's mother Meena recounts the harrowing incident. बस वही कह रहा हूँ, मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ, यहाँ तक जा रहा हूँ रोड पे से। मैं बोली कहाँ जा रहा हूँ भैया, मेरे को एक रोटी खिलाई बाद ने, एक रोटी खिलाई। मैं बोली जल्दी आइए, कहा हाँ मम्मी अभी आ रहा हूँ। भगवान जाने, मैं तो रोटी खा पी के सो गई और मैं सवेरे को उठी तो देखूँ तो रोड पर मरो पड़ा, सफ़ेद गेट के आगे रोड पर मरो पड़ा। मैं तो अपनी लड़की के घर जा रही, वहाँ का बच्चा हुआ छोटा सा, देखने जा रही। मैं देखूँ तो मैंने कि एक लात मट्टी कैसे पड़ी है, अनिल हाथ से कैसे पड़ी है। देखूँ तो जो है मैंने कि मेरा ही अनिल पड़ा है। अनिल 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 जगाती रही, आँख ऐसे ही खुल रही। किसी ने वहीं मार कर डाल दिया। फिर मैं बच्चन ने जगाने आई घर पे, भैया अनिल को मार दिया किसी ने, भैया अनिल को किसी ने मार दिया। फिर जो बच्चा गए, फिर वहाँ भीड़ लग गई, बहुत सारी भीड़ लग गई। फिर पुलिस वाले बुलाए, फिर पुलिस वाले ने देखी, वहाँ सब कहने लगे यहीं के न मारो, यहीं के न मारो। फिर मट्टी ले गए पुलिस वाले चील घर में। Meena told us that Anil was beaten in the most inhuman and cruel way possible. She added that many of the people who unleashed this terror on her son are still roaming free. क्या कारण और कुछ कारण पुलिस ने कुछ बताया आपको? बस बताया ऐसे कि ऐसा बताया फर्नीचर वाले ने मारा और 9 जने मारा। पुलिस वाले ने बताया 9 जने, 3 जने पकड़ लिए, ऐसा बताया हमें बुला कर। बहुत बुरी तरह मारा और गट्टा तोड़े हैं। बस इतनी देखी मैंने। फिर तो वहाँ बहुत भीड़ झुक गई। फिर पुलिस वाले सब भगाने लगे, चलो 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 भीड़ मत लगाओ, चलो चलो भीड़ मत लगाओ। बस फिर मट्टी ले गए। Many families of mob lynching victims have been seeking justice in various courts across the country. Manu Sharma lost his brother Rinku Sharma in 2021. Manu recounts the chain of events surrounding his brother's tragic death. जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब राम मंदिर का ऐलान किया था, तो हमने एक शोभा यात्रा निकाली थी। तो 5 अगस्त को यात्रा के दौरान जब हमारी यात्रा समापन हो गई थी, तो उस यात्रा के बाद उन लोगों से एक छोटी सी बात हो गई थी। बस वो खुद ही उनसे मतलब ये ज्यादा अपने धर्म के वो ठीक है, तो हमने उनको उसमें भी कोई जवाब नहीं दिया। तो वो उसी चीज को लेके बैठे हुए थे या क्या था, अब वो हमको बता नहीं सकते। बस फिर वो सारे एक दिन उन्होंने, जब हम पहले भी बुलाए थे लड़के, लेकिन जब उन्होंने देखा एक दिन मतलब दिखा कि हाँ अकेला है, तो उस दिन वो सारे मेजोरिटी में आके इकट्ठे होके उस दिन उन्होंने पार कर दिया मैडम अटैक। तो जो आए थे उनके हाथों में डंडे भी थे और हथियार भी थे, मतलब जो चीज सभी थी वो तो सब CCTV वगैरह में दे ही रखा है। अब कोर्ट में भी मामला चल रहा है, वीडियो भी है मैडम, सब चीज है, CCTV वगैरह सब चीज है। उसमें साफ दिख रहा है कि सबके हाथों में हथियार डंडे वगैरह। Many victims' families say that getting justice in these sorts of crimes is next to impossible. First, getting the perpetrators arrested is difficult. Once arrested, they say the accused easily get out on bail. Manu Sharma says this is exactly what happened in his brother's case. मुख्य आरोपी थे तो इसमें 10 लोग थे, जिसमें से अभी 8 की तो कोर्ट के आदेश अनुसार जमानत हो चुकी है, जिसमें मंगोलपुरी में रहने, मतलब हमारे जहाँ हम रहते हैं उस एरिया में आने के लिए उन्हें मना किया गया है। लेकिन जो जिसने चाकू मारा था उसकी जमानत नहीं हुई है, कैंसिल कर दी। जंतर मंतर का हमने धरना इसीलिए किया था क्योंकि सब लोगों को जमानत दे दी गई थी और इसमें भी सिर्फ ये लिखा था कि 2 साल हो गए हैं, लॉन्ग टर्म हो गया है। तो 2 साल के अंदर मैंने किसी को 2 का मुकदमा है और किसी को मार के ऐसे, तो फिर हर कोई तो यही कहेगा कि मतलब ये तो सोसाइटी में एक गलत मैसेज जा रहा है ना। In 2018, the Supreme Court issued several directions to the union and states regarding measures to prevent mob lynching. Recently, the Supreme Court heard a case concerning how mob lynching incidents are increasingly being recorded by the police in certain states as brawls or accidents.
The Apex Court also sought reports from the states on the steps taken in lynching cases. Social activist Shabnam Hashmi states that what we are witnessing in India these days are acts of institutionalized mob lynching. Not that lynchings didn't happen earlier, but they were very rare and far between. But since this government has come, it has unleashed attacks on minorities by non-state actors. And they are emboldened because they know that nothing will happen to them. Because the government or the legal or the police won't do anything to them. So they are emboldened. And they are like that supported by the present regime. And one doesn't expect any actions till this government is sitting. Because they are attacking minorities, they are attacking Dalits. Since they have come, attacks on minorities and Dalits and women have increased many folds. Because they preach violence and nothing is done to the people who are giving open calls for genocide of Muslims and Christians. But activists who are fighting for human rights, they are lying in jails or they are killed in broad daylight. Like Gauri Lankesh or Umar Khalid, who is in jail for so long. Gauri was killed, Pansare was killed. Indian Penal Code has enough provisions for victim protection, for sentencing people who are spreading violence or hatred. But when the will is not there, then what can any law do? The will has to be there. The implementation has to be there. As we look at these tragic tales of mob lynching, it becomes evident that this issue goes beyond mere acts of violence. Families who have lost loved ones are still battling in the courts for justice years later, while the perpetrators roam free. Mob lynching crimes do not happen in isolation. For every case, there are also silent spectators who watch and do nothing about it. These cases show how a society is plagued by deep-seated prejudices and systemic failures that often allow such heinous acts to occur and go unpunished.